तो आज का टॉपिक है प्रोपागेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन प्लाज्मा। एक सवाल आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोपागेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन प्लाज्मा, ऑल्सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी एज वेल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लाज्मा। ये एक सवाल आ सकता है। तो ये एक न्यू टर्म है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हम लोग बोलेंगे किसको ना, प्लाज्मा हाईली आयोनाइज्ड गैस को हम लोग बोल सकते हैं प्लाज्मा। बहुत समय में फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के नाम से भी ये जाना जाता है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, ये 3 स्टेट ऑफ मैटर हम लोग पढ़े हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्लाज्मा कभी कभी हम लोग बोलते हैं। तो प्लाज्मा स्टेट में हम लोग को मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन्स। मीन्स जब एटम को हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ले जाएंगे तो एटम्स से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन निकल जाने से वो एटम अभी आयन में रूपांतरित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो बन जाएगा पॉजिटिव आयन्स। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन्स हम लोग को मिलेगा एक साथ में, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन का संख्या नियरली सेम होगा, क्योंकि एज ए होल उसमें एक न्यूट्रलिटी रहेगा। जैसे एटम भी न्यूट्रल था, अगर प्लाज्मा एज ए होल हम लोग लेंगे वो भी न्यूट्रल हमारा होगा। तो ऐसे हाईली आयोनाइज्ड गैस को हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा। एक्चुअली अगर हम लोग देखेंगे जो सॉलिड लिक्विड गैस, ये जो हम लोग जो भी देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा हमारा यूनिवर्स में क्या है अभी तक जो हम लोग जाने हैं, डार्क मैटर ये सब को हम लोग छोड़ देते हैं। तो जो जानकारी है, जो प्रूव है हमारे पास अभी तक, जो कॉमन सेंस से हम लोग जो जान पा रहे हैं, तो आंसर होगा प्लाज्मा। क्योंकि हमारा जो स्टार्स, सन भी एक स्टार है, उसमें क्या है, प्लाज्मा है। और तुम लोग जानते हो कितने सारे ऐसे स्टार्स हैं, और स्टार्स के तुलना में हमारा अर्थ कितना बड़ा है। तो इसलिए प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसका जो क्वांटिटी है ये सबसे ज़्यादा, अभी तक जो 3 स्टेट ऑफ मैटर था इससे भी ज़्यादा है हमारा प्लाज्मा। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपागेट करते हैं प्लाज्मा में। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस और वैक्यूम हम लोग देख चुके हैं। हम लोग देख चुके हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हम लोग देख चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडिया, और आज हम लोग बात करेंगे प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन प्लाज्मा। तो लगभग सभी का शुरुआत मैक्सवेल्स का 4 इक्वेशन के साथ ही होता है, जो कि है डाइवर्जेंस D इक्वल टू रो, डाइवर्जेंस B इक्वल टू 0, कर्ल E इक्वल टू माइनस del V बाई del T, एंड कर्ल H इक्वल टू J प्लस del V बाई del T, जिसमें हम लोग बार बार देख रहे हैं J दैट इज इक्वल टू सिग्मा E हमारा होता है, B इक्वल टू म्यू H, D इक्वल टू एप्सिलॉन E। ये हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, ये है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, ये सब पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। अब यहाँ तक तो सभी जगह में, चाहे वो फ्री स्पेस हो, चाहे वो डाइलेक्ट्रिक मीडिया हो, चाहे वो कंडक्टिंग मीडिया हो, चाहे वो प्लाज्मा, यहाँ तक सभी सेम है, इक्वेशन 1 सेम है। अब उसके बाद हम लोग केस को अप्लाई करेंगे। जो इसके बाद जो स्टेप होगा, फ्री स्पेस होने से क्या होगा, कंडक्टिंग मीडिया होने से क्या होगा। आज हमारे पास आयोनाइज्ड मीडिया मीन्स हाईली आयोनाइज्ड गैस को हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा। तो आयोनाइज्ड मीडिया में हमारा क्या होगा ना, उसका जो रो होता है वो होता है 0, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट होगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होगा। तुम लोग पहला वीडियो में जो कंडक्टिंग मीडिया के साथ अगर इसको तुलना करें, तो उसमें भी कंडक्टिंग मीडिया में भी हम लोग लिए थे क्या ना, रो था हमारा 0, म्यू को हम लोग म्यू ही लिख रहे थे, और एप्सिलॉन को हम लोग एप्सिलॉन लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर म्यू इक्वल टू म्यू नॉट होगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होगा। जैसे कि फ्री स्पेस पे हम लोग लिख रहे थे म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो कहाँ पर अंतर है, उस अंतर को याद रखना पड़ेगा। तो ये सब वैल्यू पुट करने के बाद अब हमारा इक्वेशन बन जाएगा क्या ना, डाइवर्जेंस D इक्वल टू रो, इसको इक्वेशन 1A मानो, 1B, 1C, 1D। तो डाइवर्जेंस D इक्वल टू रो, तो रो तो हम लोग 0 माने, 0, लेकिन D इक्वल टू होता है क्या,
एप्सिलॉन ई, चूँकि एप्सिलॉन तो जीरो नहीं है, माने प्लाज्मा में भी एप्सिलॉन जीरो नहीं है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट है, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये अगर जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू जीरो। बी इक्वल टू हमारा होता है क्या ना, म्यू एच होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में म्यू इक्वल टू क्या है हमारा, म्यू नॉट है, और म्यू नॉट जीरो नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस एच इक्वल टू जीरो हमारा हो जाएगा। कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, तो बी इक्वल टू होता है क्या, म्यू एच, जो बी इक्वल टू म्यू एच, लेकिन यहाँ पर हमारा होगा म्यू की जगह में म्यू नहीं लिखेंगे, क्या म्यू नॉट ऐसा। और जे इक्वल टू हम लोग का क्या है यहाँ पर, सिग्मा ई है, और डी इक्वल टू हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ई। तो हमारा इक्वेशन 1 ही हमारा बन गया, इक्वेशन 2a 2b 2c 2d। तो हम लोग जो पहला जो इक्वेशन 1 लिखते हैं वो सबके लिए सेम लिखते हैं, उसके बाद अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग रो का, म्यू का, एप्सिलॉन नॉट का, कभी कभी कंडक्टिविटी का भी अलग अलग हम लोग वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद इक्वेशन 2a 2b 2c 2d हम लोग का इक्वेशन हम लोग को मिल जाता है। इसके बाद जो स्टेप है, सिमिलर स्टेप क्या करते हैं, 2c का जो इक्वेशन उसको फिर से हम लोग थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं, कर्ल लेते हैं, यहाँ पर भी कर्ल, दोनों साइड में कर्ल लेते हैं, फिर इक्वेशन 2d का भी कर्ल हम लोग लेते हैं। इसका पहला वीडियो सब में आप लोग देख लीजिए, हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे, तो इसको कर्ल हम लोग लेंगे, तो कर्ल ई है, फिर कर्ल लेंगे तो कर्ल ई, और इसमें माइनस म्यू नॉट, ये कर्ल तो वेक्टर का ही होता है, एच हमारा वेक्टर है, तो कर्ल एच डेल बाई डेल टी ये हमारा हो जाएगा। तो फॉर्मूला है कर्ल ई इक्वल टू होता है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ई माइनस डेल्टा स्क्वायर, और माइनस म्यू नॉट डेल बाई डेल टी, कर्ल एच के जगह में ये वाला पार्ट हम लोग लिखेंगे, कर्ल एच के जगह में ये वाला पार्ट। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई ये तो है हमारा जीरो, तो ये टर्म हमारा हो जाएगा क्या, जीरो हो जाएगा। ये टर्म अगर हमारा जीरो अगर होगा, ये टर्म, तो इधर का माइनस और इधर का माइनस भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, म्यू नॉट सिग्मा बाहर आ जाएगा, डेल ई बाई डेल टी, फिर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, डेल टू, सॉरी यहाँ पर होगा हमारा क्या ना, डेल टू ई यस बाई डेल टी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर। उसके बाद इसको भी LHS में ले आओ, तो ये इक्वेशन हमारा बनेगा इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 जो बना है किसके लिए बना ना, ई के लिए हमारा बना। अब अगर हम लोग फिर से कर्ल लेंगे किसका, इक्वेशन 2d का, इसमें भी कर्ल एच, इसमें भी कर्ल अगर हम लोग लेंगे, तो ये तुम लोग सॉल्व करके देख लेना, पहले भी हम लोग किए हैं, इसका कंडक्टिंग मीडिया सब में हम लोग किए हैं, इसीलिए इसको हम लिखे नहीं हैं, हम ओनली लिखे सिमिलरली। तो सिमिलरली करके अगर जाओगे, पुट कर देना, ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़ के पुट करना, तो एच में इक्वेशन आ जाएगा। तो कंडक्टिंग मीडिया में भी हमारा ई और एच में जो इक्वेशन आया था उसमें अंतर क्या था ना, इसमें हमारा म्यू था, इससे म्यू था, म्यू और एप्सिलॉन इस ढंग का था, लेकिन यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो ये जो एच और ई इक्वेशन 3 और 4 ये दोनों सिमिलर इक्वेशन है, इसीलिए इसको हम लोग साई के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं, ई और एच के जगह में साई हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर ई और एच के जगह में हम लोग चाहे ई वाला लें या एच वाला लें, सब में हम लोग साई हम लोग लिखेंगे। तो ये बन गया इक्वेशन हमारा 5। अब इस तरह का इक्वेशन का सॉल्यूशन इसके पहले भी हम लोग लिए थे, ये होगा हमारा सॉल्यूशन, जहाँ पर के है प्रोपगेशन कांस्टेंट, जो कि होगा हमारा कॉम्प्लेक्स। अब साई के जगह में हम लोग, ये हमारा इक्वेशन 6 हो गया, अगर साई के जगह हम लोग ई डालें तो इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन हम लोग को मिल जाएगा। उसको इक्वेशन नाम देंगे क्या, उसको नाम देंगे 7। अगर साई के जगह में एच भी हम लोग अगर डालेंगे तो एच इक्वल टू हो जाएगा एच नॉट, उसको नाम देंगे इक्वेशन 8। अब हम लोग इसके पहले भी उस पर अभी हम जाने रहे, लेकिन तुम लोग उसको सॉल्व कर लेना। दिक्कत अगर है तो पहला वीडियो देखो, कंडक्टिंग मीडिया वाला वीडियो तुम लोग देख लो, जिसपे कि हम लोग डेल बाई डेल टी का वैल्यू हम लोग निकालें। कैसे निकालें, एक तो कहानी हम बता दे रहे हैं। इसी इक्वेशन में
डेल बाई जो डेल टी अगर हम लोग को निकालना है इसी में, तो होगा हमारा क्या, इक्वेशन 8 को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं, डेल एच बाई डेल टी, ये तो है कांस्टेंट एच नॉट, तो डेल बाई डेल टी ऑफ ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस ए स्टार डॉट आर। तो एच नॉट ई का पावर में जो है वही रहेगा माइनस आई ओमेगा टी माइनस के स्टार डॉट आर, लेकिन टी के रेस्पेक्ट में जो हो रहा, तो टी का जो कॉफिशिएंट है कितना, टी का कॉफिशिएंट है माइनस आई ओमेगा, यहाँ पर माइनस, तो माइनस आई ओमेगा जो टी का कॉफिशिएंट है, तो ये पूरा जगह के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये पूरा जगह के लिए, इसके लिए हम लोग लिखेंगे एच और ये है माइनस आई ओमेगा, और इधर में क्या है डेल एच बाई डेल टी, ये एच को अगर हम हटा देंगे तो डेल बाई डेल टी इक्वल टू माइनस आई ओमेगा हम लोग को मिल जाएगा, डेल बाई डेल टी इक्वल टू माइनस आई ओमेगा। इसी तरह से अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें इसको टी के रेस्पेक्ट में नहीं करके, अगर हम लोग आर के रेस्पेक्ट में अगर करें, आर के रेस्पेक्ट में, तो ये जो आर का जो कॉफिशिएंट है माइनस के माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस लास्ट में आ जाएगा क्या, आई के स्टार, तो डेल बाई डेल आर इक्वल टू आई के स्टार, ये पहला वीडियो सब में हम बताए हैं। तो अब डेल बाई डेल टी एंड डेल बाई डेल आर नहीं वाला डेल्टा, इसका वैल्यू डेल बाई डेल टी का वैल्यू और डेल बाई डेल आर या डेल्टा का वैल्यू अगर इक्वेशन 5 में अगर हम लोग डालेंगे, पुट कर लेने वाला, ये पहले भी हम लोग बार बार किए हैं, तो ये थोड़ा सा खाली काम बचा है। इसको अगर हम लोग ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू अगर यहाँ पर डालेंगे, जैसे डेल्टा स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आई स्क्वायर के स्टार का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर बराबर क्या होगा -1, तो के स्टार का स्क्वायर, ठीक है। इस ढंग से यहाँ पर तो तुम लोग देख रहे हो प्लस है, तो प्लस है मैंने बाद में हम लोग मॉडिफाइड करके उसको प्लस किए, ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, तो माइनस को प्लस कर दे, प्लस को माइनस कर दे। इसी ढंग से जिसका वैल्यू जहाँ पर ये वाला वैल्यू है, जहाँ पर ये वाला वैल्यू है, वो दोनों का वैल्यू को पुट करोगे, तो पुट करने के बाद ये इक्वेशन मिलेगा हम लोग को, और इसके बाद इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे ना, ये तो किसी भी साई के लिए काम करेगा, तो इसको हटाओ, इसको उस पार में ले जाओ, तो के स्टार स्क्वायर इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये हमारा हो जाएगा। अब यहीं से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर, इसको अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं, हमारा 1 है, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, इसी चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा। यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, म्यू नॉट ओमेगा है, तो म्यू नॉट ओमेगा है, बच रहा आई सिग्मा, लेकिन यहाँ पर तो और एक तो ओमेगा होना चाहिए, तो ओमेगा डिवाइड कर लो, एप्सिलॉन नॉट तो है नहीं यहाँ पर, तो एप्सिलॉन नॉट में डिवाइड कर लो, या तो एक काम करना, इसको जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं। बट इन द केस ऑफ आयोनाइज्ड प्लाज्मा का केस में उसका जो कंडक्टिविटी होता है, इसका एक अलग एक्सप्रेशन है, आज उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसका भी एक क्लास हम लोग को लेना पड़ेगा, इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। जो कोई भी हाईली आयोनाइज्ड गैस का जो कंडक्टिविटी है वो कितना, तो उसका कंडक्टिविटी हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज़ करें, वो है इतना, तो सिग्मा के जगह में ये वाला वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, ये वाला के स्टार स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस आई इंटू आई स्क्वायर कितना एन नॉट ई स्क्वायर बाई एम ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इसके बाद वाला स्टेप बन जाएगा। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तुम लोग जानते हो
C इक्वल टू होता है √1/μ0 तो अगर C स्क्वायर लेंगे तो 1 बाई क्या होगा μ0 और μ0 बराबर क्या होगा 1/C स्क्वायर होगा। तो μ0 के जगह में हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इधर ओमेगा स्क्वायर और इधर C स्क्वायर 1 I स्क्वायर माने माइनस कितना n0 E स्क्वायर बाई m एप्सिलॉन नॉट बाई ओमेगा स्क्वायर। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? इसको देखो कोई सेम चीज़ है, मीन्स ये m0 एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर भी लिख सकते हो या तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो अब ये जो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर C स्क्वायर 1 माइनस ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा P का स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर। ये जो ओमेगा P मीन्स ये जो n0 है एक संख्या है, ये E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये मास है, और ये एप्सिलॉन नॉट मीन्स हमारा जो एब्सोल्यूट जो परमिटिविटी है इसका जो डायमेंशन है ये डायमेंशन हमारा फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा का फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग क्या लिखेंगे ओमेगा P स्क्वायर, इसके जगह में लिखें ओमेगा P स्क्वायर। देखो ओमेगा P स्क्वायर हम लिखे हैं n0 E स्क्वायर बाई m एप्सिलॉन नॉट। अब तुम लोग जानते हो ओमेगा बराबर तब कितना होना चाहिए, ओमेगा बराबर होना चाहिए अंडर रूट, लेकिन ओमेगा बराबर हम लोग जानते हैं ओमेगा P बराबर 2 पाई न्यू होता, लेकिन यहाँ P है तो न्यू P लिखेंगे। तो 2 पाई न्यू P बराबर n0 E स्क्वायर बाई m एप्सिलॉन नॉट टू द पावर हाफ। और क्या लिख सकते हैं न्यू P माना यहाँ पर हमारा न्यू P का मतलब है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। बहुत समय न्यू P की जगह में हम FP भी लिख सकते हैं, या तो ओमेगा P बराबर 2 पाई FP करो, F माने फ्रीक्वेंसी, या तो न्यू P करो। तो यहाँ पर FP बराबर बोलो FP बराबर होना चाहिए कितना 1/2 पाई अंडर रूट n0 E स्क्वायर बाई m एप्सिलॉन नॉट। अब n0 E स्क्वायर बाई m एप्सिलॉन नॉट, n0 कुछ भी संख्या हो सकता है, हम लोग को ये वाला नहीं पता, लेकिन E का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू जानते हैं हम लोग 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये हम लोग जानते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं 9.1 10⁻31 kg, ये हम लोग जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हैं 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सबका वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो इसमें E का होगा 1.6 10⁻19 कूलम, M का होगा 9.1 10⁻31 kg, एप्सिलॉन होगा 8.85 10⁻12, क्या होगा इसका यूनिट कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन पर मीटर। सब वैल्यू और 2 पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं, सब वैल्यू अगर इसमें डाल देंगे, डालने के बाद तुम लोग सॉल्व कर लेना। डालने के बाद जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा FP बराबर हमारा जो आएगा वो होगा 9 n0, क्योंकि n0 का वैल्यू हम लोग को नहीं पता। n0 का वैल्यू अगर पता चल जाएगा तो प्लाज्मा का फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन है प्लाज्मा का फ्रीक्वेंसी, ये भी यहाँ तक भी पूछ सकता है। इसके और आगे हम लोग जा सकते हैं, इसके और आगे अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछा जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो हम लोग जानते हैं n इक्वल टू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n मान रहे हैं, n इक्वल टू होता है c/v, वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन फ्री स्पेस बाई वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन कोई भी मीडियम। तो यहीं से v इक्वल टू क्या हो जाएगा
v इक्वल टू होगा हमारा c बाई एन। सी माने वेलोसिटी और ये एन माने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। लेकिन प्रोपागेशन कांस्टेंट हम लोग जानते हैं k स्टार बराबर होता है क्या, ओमेगा बाई वी। तो ओमेगा बाई वी, वी के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वी के जगह में हम लोग लिखेंगे c बाई एन। तो k स्टार बराबर एन ओमेगा बाई सी। तो हमारा ये जो वैल्यू था k स्टार का, इसको इक्वेशन 9 के बाद इसको 10 मानते हैं। तो k स्टार के जगह में क्या डालेंगे, एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। k स्टार अगर इतना है तो ये स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। तो एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये होगा हमारा k स्टार का वैल्यू। इक्वेशन 10 में हम लोग डाल दिए। अब ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो एन स्क्वायर बराबर 1 माइनस एन नॉट ई स्क्वायर बाई एम एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यही वाला जगह में हम लोग क्या लिखे थे, ये वाला, ये हमारा ओमेगा पी का स्क्वायर है। तो ओमेगा पी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे ओमेगा पी बराबर क्या है 2 पाई एफ पी। तो ओमेगा पी का स्क्वायर के जगह में क्या लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर एफ पी का स्क्वायर, और यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर कट गया। तो एन स्क्वायर बराबर 1 माइनस एफ पी का स्क्वायर बाई एफ पी का वैल्यू क्या आया था हमारा, एफ पी इक्वल टू आया था 9 अंडर रूट एन नॉट। तो एफ पी का स्क्वायर क्या आएगा, एफ पी का स्क्वायर आएगा 81 एन नॉट। तो एफ पी का स्क्वायर के जगह में हम क्या लिखेंगे 81 एन नॉट। तो ये हो गया हमारा एन स्क्वायर, लेकिन नीचे में एफ स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एन स्क्वायर मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर। लेकिन हमको चाहिए क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बराबर अंडर रूट ये हम लोगों को बहुत समय प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। जो प्लाज्मा का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, प्रूव दैट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लाज्मा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 81 एन नॉट बाई एफ स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो आज हम लोग देखें जो और एक बात है यहाँ पर, जो हम लोग देख रहे हैं ये सारा चीज़ रियल है, सारा कोई कॉम्प्लेक्स टर्म यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो जब हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्लाज्मा में प्रोपागेट करेगा तो उसका जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो एक रियल फिजिकल क्वांटिटी है। तो आज हम लोग बात किए हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्लाज्मा में कैसे प्रोपागेट करेगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इक्वेशन क्या बनेगा, उसके बाद उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा। फिर हम लोग डिराइव किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और वो कॉम्प्लेक्स है कि रियल है। आज ये टॉपिक था। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत समय पूछ सकता है।